Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Hopefully you will be fine, feeling well, enjoying the lectures, interesting lectures. Start करते हैं. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने वेव मोशन चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स 10th का एक पार्ट किया था 12.2 फ्रॉम बुक, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका प्रूफ, मास अटैच टू अ स्प्रिंग एंड सिंपल पेंडुलम, ये सब कर चुके हैं. उन्हीं को देखकर उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं. डेफिनेशंस हमारे पास ये हैं. अब जैसे कि मास में हमने ये कहा कि मास को अगर यहाँ से हम यहाँ तक डिस्प्लेस कर ले तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन. ये हमारे पास क्या है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है. मास का यहाँ से छोड़ देना, ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट करो, यहाँ तक पहुंच गए, ये भी हमारे पास एक क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है. तो मास का एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाना, फिर वाइब्रेट होकर वापस अपने पॉइंट पे रुक जाना. इसी तरह हमने सिंपल पेंडुलम में देखा कि ये जो बॉब है, इसको अगर हम यहाँ तक डिस्प्लेस कर ले, इस पर हम फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद छोड़ने के बाद ये वापस यहाँ पर नहीं रुकेगा, ये यहाँ तक पहुँचने के बाद ये यू वाइब्रेट करके फिर आखिर में ये अपने पॉइंट पे जाकर रुक जाएगा. तो ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है जो हम काफ़ी डिटेल से कर चुके हैं. इसको रिवाइज करने का मतलब इन डेफिनेशंस को समझना. अब इनको देखकर हम एक डेफिनेशन सीखते हैं, वाइब्रेशन. वाइब्रेशन क्या है? इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं, और जब भी वाइब्रेशन हो आपको शायद एक और लफ्ज देखने को मिले, साइकिल. इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं और इसको साइकिल भी कहा जाता है. तो हम कहते हैं कि एक वाइब्रेशन या एक साइकिल या दो वाइब्रेशन, दो साइकिल. ये वाइब्रेशन साइकिल्स क्या है? व्हेन द मास मींस जब हम स्प्रिंग की तरफ बात करते हैं, व्हेन द मास, या फिर व्हेन द बॉब मीन जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो. मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन, ये मूव करे एक एक्सट्रीम पोजीशन से टू अदर, एक से दूसरे की तरफ मूव करे. यहाँ से जब हम स्प्रिंग को, मास को छोड़ देते हैं तो ये इस एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक आ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन. क्या ये यहाँ पर आके रुक जाता है? नहीं, ये इस तरफ आकर वापस इस तरफ आता है. ये इसको कहते हैं, ये वाइब्रेट करता है. इसी तरह इसमें ये वाइब्रेट करता है. तो एंड कम्स बैक टू एक्सट्रीम पोजीशन, एंड कम्स और वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाए. इस डेफिनेशन का मतलब है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना और वापस उसी तरफ आना. एंड कम्स बैक टू एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वापस एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आए. ये इसका वापस, इसका यहाँ से यहाँ तक जाना, वापस इसी तरफ आना. अगर इसको आप वाइब्रेशंस में देखिए, वाइब्रेटरी मोशन, यहाँ से आप मास छोड़ देते हो, यहाँ तक जाना, वापस आना, यहाँ तक जाना, वापस आना. इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन या वन साइकिल. इसी तरह टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वन वाइब्रेशन. वन वाइब्रेशन या इसको हम वन साइकिल भी कहते हैं. मींस अब यहाँ से आपने मास को छोड़ दिया या इस बॉब को छोड़ दिया, ये एक्सट्रीम से वापस इस तरफ आता है. इसको आप छोड़ दोगे तो ये यू मूवमेंट करेगा, जिसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन. अगर कोई कहे कि टू वाइब्रेशन क्या है, वन टू, इसको कहते हैं दो वाइब्रेशन या टू साइकिल्स. तो इस एक वाइब्रेशन के लिए या एक साइकिल के लिए कितना वक्त लगेगा, उस वक्त को, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड. इस टाइम पीरियड को हम जाहिर करते हैं टी से, कैपिटल टी से. टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? अगर हम स्प्रिंग की बात करते हैं, उस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? उसके लिए फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g. अब इस मास के टाइम पीरियड के फार्मूले में m और k क्यों आया? क्यों? इसमें हमने मास यूज किया.
के क्यों आया? जब हम लास्ट लेक्चर में इसको प्रूव कर रहे थे तो हमने इसके लिए कांस्टेंट यूज किया के। तो एम के मींस हम कब टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जब मास अटैच टू अ स्प्रिंग हो। इसी तरह पेंडुलम में टाइम पीरियड में एल और जी क्यों आया? क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास थ्रेड होगा या कोई भी चीज से ये कनेक्ट होगा, लिंक होगा, वो हमेशा एक खास लेंथ रखता है, इसकी कोई खास लंबाई होती है। जी मीन्स ग्रेविटी, जो जमीन का एक फोर्स है वो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसको हम कहते हैं जी या ग्रेविटी, इसलिए जी भी यूज हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये हम कहते हैं द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए एक शर्त ही है, आपने ये एक पॉइंट ही याद करना होगा, 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसमें जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, 1 सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, 1 सेकेंड में चाहे 5 वाइब्रेशन हो, 50 वाइब्रेशन हो, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं एफ से। फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं एफ से। जैसे कि हम टाइम पीरियड है, टाइम मींस हम इसको लिखते हैं सेकंड्स में, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज में लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एच जेड में। एच जेड मीन्स इसको कहते हैं हर्ट्स। हर्ट्स में हम जो है फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं एच जेड में, ये इसका यूनिट है। एक और पॉइंट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर आपने इन दोनों का रिलेशन एक साथ देखना है तो टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होगा। इनवर्स का मतलब क्या ये है कि वो उलट होगा। उलट मीन्स आपने इसको 1 अपॉन में लिखना होगा। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड से रिलेशन देखते हुए f का फार्मूला लिखना है तो आपने क्या लिखना होगा? f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब भी देख ले कि f 1 अपॉन टी, 1 अपॉन में जब भी हो इसका मतलब है ये इनवर्स रिलेशन में है, ये उलट है। तो फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को हमेशा जब हम रिलेट करते हैं तो ये इनवर्स रिलेशन में होते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्प्रिंग में और इस पेंडुलम में कि अगर हम इस मास को अटैच कर ले या स्प्रिंग ये पेंडुलम में हम इस बॉब को अटैच स्ट्रेच कर ले तो ये हमेशा क्या करेगा? ये एक फासला तय करेगा। ये फासला हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम जाहिर करते हैं x से। तो डिस्प्लेसमेंट को किस तरह हम जाहिर करते हैं? इसको हम जाहिर करते हैं x से। डिस्प्लेसमेंट का बेसिक वही डेफिनेशन है जो हम 9th में भी कर चुके हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम जो शॉर्टेस्ट फासला होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम शॉर्टेस्ट फासले को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लास्ट पॉइंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड का ये मतलब है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर ना। किस तरह? अब ये मास है, आपने इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया, आपने नॉर्मल फासला तय किया x, यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया, नॉर्मल फासला आपने तय किया, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेस, ज्यादा से ज्यादा फासला, एक मास है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकते हो। फर्स्ट आप इस मास को यहाँ तक खींचोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी तरह इस केस में अगर आप देख लो, इसको हमने यहाँ तक खींचा, फोर्स लगाया, वो हमारे पास क्या है? फासला, डिस्प्लेसमेंट x। अगर आप इसको यहाँ तक नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा कितना आप खींच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कितना फासला तय कर सकता है, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो स्प्रिंग से और पेंडुलम से रिलेटेड हैं। सो होप सो ये आपको काफ़ी समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।